अफ्रीका इज चैलेंजिंग चाइनाज माइनिंग हेजेमनी। सबसे पहले तो हेजेमनी का क्या मतलब होता है? डोमिनेंस, ठीक है। मोनोपोली, डोमिनेंस, मोनोपोली, ठीक है, दोनों ही शब्द। तो जैसे चाइना है, अफ्रीका में हैवी इन्वेस्टमेंट करी और अब अफ्रीका को बोलते हो कि तुम हमारे अधीन हो, तो मतलब अपनी पावर को डोमिनेट करना, मोनोपोली जनरेट करने की ट्राई करना ताकि दूसरी कंट्री एंटर ना कर सके। अब देखो यहाँ पे जो मॉडल्स थे ना वो डिफरेंट थे। एक तरफ में अगर चाइना लिख दूं और दूसरी तरफ वेस्टर्न लेड कंट्रीज आ गई, यानी कि यूरोप एंड ऑल, यूएस सब आ गया, और इंक्लूडिंग इंडिया। चाइना की जो बात होती है जब भी एक किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सिर्फ बिजनेस मॉडल की बात करते हैं कि क्या हमारी अप्रोच रहने वाली है, कैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, मतलब बात खत्म। सिर्फ जो बिजनेस मॉडल था उसके बारे में बताया, दैट्स इट। पर इंडिया और वेस्टर्न जो लेड कंट्रीज हैं, इनका मेन फोकस रहता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज कभी यहाँ पे इम्पैक्ट ना हो, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, ह्यूमैनिटेरियन पर्पस से ही काम करेंगे, जो कि अच्छी बातें भी हैं, पर ये शॉर्टकट होता है, ये लॉन्ग टर्म लेता है। प्रैक्टिकल अप्रोच इसमें आपको इंस्टेंट मिलेगी, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर जैसे इंडिया की बात कर लेते हैं, अब इंडिया ने भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी हुई है अफ्रीकन यूनियन के अंदर, पर हमेशा एक ही कंप्लेंट आती है कॉमन, कि बोल तो दिया होता है पर कोई प्रैक्टिकलिटी हमने कुछ नहीं करी होती है, जो बोला था वो डिले हो जाते हैं प्रोजेक्ट। तो यही सेम सिचुएशन वेस्टर्न कंट्रीज की भी रहती है। पर वेस्टर्न कंट्री की इंडिया के कंपैरिजन में एक एज पॉइंट रहता है, वो ये कि बाद में ये मोनोपोली जनरेट करते हैं, फिर इन्हीं के अधीन सारी चीजें आगे ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं। नामीबिया वाला केस याद करो, डायमंड की माइनिंग पड़ी हुई है पूरे मैरीटाइम रीजन के ऊपर। यहाँ पे डायमंड माइंस थी ना, तो हम बोल रहे थे कि इंडिया को अब एक्सपोर्ट करो, डायरेक्टली नामीबिया से इंडिया आना चाहिए, पर बीच में कौन बैठा है? यूके वगैरह आपने देखा तो वो बीच में बैठे हुए हैं, तो थर्ड पार्टी बना के बैठ के। तो ये वेस्टर्न अप्रोच रहती है। तो सबके ओवरऑल अगर कंपैरिजन में अप्रोच देखी जाए, वो इंडिया की सबसे अच्छी होती है। मतलब हम थोड़ा ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी देके ही चलते हैं आगे। अब आ जाओ, 2 डेकेड से, यानी कि लगभग 20 साल से चाइना ने काफी ज्यादा डोमिनेंस शो करा अफ्रीकन यूनियन पे। अब मैप आपने यहाँ पे देख लिया। नाउ चाइना की क्या अप्रोच है, मॉडल ऑफ डोमिनेंस क्या है? तो रिसोर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल ऑफ चाइना। अफ्रीकन यूनियन के पास है रिसोर्सेस, हर टाइप की मिनरल आपको यहाँ पे मिलेगी, वो कोबाल्ट है, कॉपर है, लिथियम है, डायमंड है, हर तरह की मिनरल आपको अफ्रीका में मिल जाएगी। चाइना के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, मेकिंग कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी बिल्डिंग है। चाइना क्या बोलता है कि आपके पास रिसोर्सेज है, हम यहाँ पे माइनिंग करेंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमें बन के मिल जाएगा तो अपना काम तो निपट गया ना थोड़ा सा। पर सोचो अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर घटिया क्वालिटी का हो, तो लोगों में तो आक्रोश फैलेगा ही, आउटरीच तो होगी। सेम यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन में हुआ। कौन कौन सी कंट्रीज की केस स्टडी यहाँ पे दी हुई है आज? तो डीआरसी की है, ये वाली कंट्री, देन कैमरून की है, उसके बाद नामीबिया की है, जिम्बाब्वे की है, और जाम्बिया की है। ये आप केसेस यूज भी कर सकते हो अपने आंसर में, कोई भी मोनोपोली रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या मिनरल ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आ जाओ, यहाँ पे क्या बोला कि आप हमको ये रिसोर्सेज दे दो, हम यहाँ पे सारा कंट्रोल करेंगे। प्रॉपर एग्रीमेंट साइन करवाए जाते हैं, वो कितना ही ईजी होता है, ब्राइब पकड़ा दो, करप्शन करवा दो, वो बिड इजीली पास हो जाती है। एंड चाइना ने उनको क्या बोला कि हम आपको क्या बना के दे देंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर। इस मॉडल को ये बोलते हैं रिसोर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल ऑफ चाइना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दे दी, किसके बदले में? रिसोर्स के बदले में। तो अफ्रीकन यूनियन में इतने सारे मिनरल्स थे, आज के टाइम पे अफ्रीका भी रूल कर सकता था। पर यही होता है जब आपको बेटर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलती, आपको पता ही नहीं है कि इन मिनरल्स की क्या वैल्यू थी, आप थोड़ी सी ब्राइब के ऊपर इन चीजों को आगे जाके बेच देते हो। देन अपील टू अफ्रीकन नेशंस। अब इन्होंने बोला था कि हमारी कंट्री में ना रोड्स की कमी है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब जितनी भी पब्लिक एम्यूनिटी किसी भी कंट्री को चाहिए होती है, वो सारी चीजें आपको अफ्रीकन यूनियन में मिसिंग मिलेगी। कहीं ना कहीं जब आप अगला आर्टिकल देखोगे नक्सलिज्म वाला, वहां पे भी आपको इन चीजों की कमी मिलेगी। तो एनीवेज उसको भी कंपेयर ना करते। तो रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास इसके लिए फंड्स नहीं होते, तो यही अपील करी गई कि जब एग्रीमेंट साइन हुआ चाइना के साथ, आप हमें ये भी डेवलप करके दें। नेक्स्ट, कॉन्ट्रास्ट विद वेस्टर्न एड। तो वेस्टर्न एड मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन राइट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करता है जब भी किसी मॉडल या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एग्रीमेंट को पास करवाया जाता है, जो कि मतलब कंडीशन इंप्लीमेंट बहुत ज्यादा कर देता है। जबकि चाइना का मॉडल आपने देखा बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट था, यहाँ पे कोई कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं थी। शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखें वो बहुत अच्छी लगती है। बाकी आपको पता है कि जो चाइना है, इनकी डेट ट्रैप पॉलिसी भी चलती है कि एक बार खूब सारा पैसा दे दो, फिर बाद में लीज पे, ज्यादा सालों की बात नहीं करते, 99 ईयर्स पे ही लीज पे लेते हैं चीजें। इसके बाद स्ट्रेटेजिक आउटकम फॉर चाइना। तो इनका जो चाइना का कंट्रोल आज के टाइम पे आप देखोगे अफ्रीकन यूनियन में बहुत ज्यादा है। इवन जब हमने G20 कंडक्ट करा था इंडिया ने, कौन सा ईयर था? 2020,
3। तो G20 को हमने G21 बनवाया, पर ऑफिशियली अभी आप देखोगे G20 ही इसको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यूज करा जाता है। तो आपने जब साउथ में एज अ लीडर खुद को रिप्रेजेंट करा, तो आपकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इन कंट्रीज में जो कि बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप है। स्टिल चाइना भी डेवलपिंग नेचर का है, इंडिया भी डेवलपिंग नेचर का है, तो हम ये भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि अभी हम भी डेवलपिंग हैं तो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते। ये एक्सक्यूज ही काउंट होता है अगर लीडरशिप की क्वालिटी में देखें। देन शिफ्ट इन अफ्रीकाज अप्रोच। अब आते हैं वैल्यू एडिशन के ऊपर। अफ्रीकन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, उनकी अब डिमांड है कि लोकल्स को बेनिफिट होना चाहिए। जहां भी ये मिनरल्स मिल रहे हैं आपको, माइंस मिल रही हैं, आप तो अपना फायदा ले जाते हो आराम से। जहां पे डिसाइड हुआ होता है कि आप 50% लेके जाओगे, वहां पे आप 90% ही ले जाते हो, 10% अपने को रख जाते हो। तो हम चाहते हैं कि अब लोकल को भी बेनिफिट हो। रॉ मटेरियल आप डायरेक्टली यहां से नहीं लेके जाओगे। अब इंडिया और ब्रिटिशर्स के बीच में भी क्या हुआ था, इंडिया से रॉ मटेरियल उठाया और जाके अपना ब्रिटेन सजा दिया, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट कहां पे लगी थी, अपनी कंट्री में। सेम चाइना कर रहा है यहाँ पे, अफ्रीकन यूनियन से रॉ मटेरियल उठाता है और प्रोसेसिंग कहां पे करता है उसकी, जाके चाइना में। या फिर प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी है पर इतनी घटिया क्वालिटी के लगाए हैं, वहां पे मशीन्स भी ठीक से वर्क नहीं करती, दिखाने के लिए कि ये देखो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए डेवलप कर दिया हुआ है। तो अब अफ्रीकन यूनियन की फर्स्ट डिमांड तो यही रेज हुई कि जो रॉ मटेरियल है वो हमारी ही कंट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चर होगा, प्रोसेस होगा, उसके बाद आप जो भी उसका आउटपुट रहेगा उसको लेके जा सकते हो। क्योंकि क्या हुआ, अब जैसे टमाटर के साथ इसका एग्जांपल देखो। जो टमाटर होता है, टमाटो होता है, इससे बनता है केचप, है ना। केचप महंगा बिकेगा, टमाटो उसके कंपैरिजन में सस्ता, अनटिल और अनलेस फ्लक्चुएशन नहीं चली है प्राइस में, फिर केचप का प्राइस भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वो सारी चीजें तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे रहेंगी। तो अब जब केचप बन गया तो उसमें वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा रहेगी, उसको आपने लिक्विड में कन्वर्ट करा है, कुछ शुगर्स भी उसमें ऐड करी हुई है, पैकेट उसका लगा, क्या पता आपने कांच के डब्बे में उसको पैक करा, तो वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा लगी। तो ये वाली जो वैल्यू एडिशन है ये चाइना अपनी कंट्री में कर रहा है, बस वहां से क्या उठा रहा है, टमाटर उठा रहा है। ये जस्ट कंपेयर कर रहा था राइटर ने इस एग्जाम्पल के साथ। तो अब अफ्रीकन यूनियन की यही डिमांड है कि अगर टमाटो हमारा है तो आप केचप भी यहाँ पे बनाइए, फिर बाद में जाके आप दूसरी मार्केट्स में उसको बेचें। तो इससे क्या हुआ कि जो लोकल थे उनको क्या मिलेगी, इंप्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, इंप्लॉयमेंट मिली तो इकोनॉमी आपकी बूस्ट करेगी, तो ये सारे फायदे आ जाएंगे लोकल बेनिफिशिएशन के अंडर। उसके बाद डाइवर्सिफाइंग ग्लोबल पार्टनरशिप। अब अफ्रीकन यूनियन ने भी देख लिया है कि चलो चाइना को हमने पहले तो खुला हाथ फैलाने दिया, अब डोमिनेटिंग कर रहे हैं, उसके बाद अब जा रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसे यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग इंडिया हमने भी विजिट करी, जैसे घाना में करी थी, नामीबिया में भी करी थी। तो किस पर्पज से कर रहे हैं, ताकि ये जो चाइना की मोनोपोली है ये इंक्रीज ना कर जाए। पता लगा हम क्वाड को ही देखते रह गए, इंडो पैसिफिक, उधर दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन वाला एरिया, नीचे साउथ अमेरिका, साइड में अफ्रीकन यूनियन, वो चला गया हाथ से। तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। देन स्ट्रेटेजिक रोल इन द ग्रीन इकोनॉमी। अब अफ्रीकन यूनियन ने बोला है कि जब हमारी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा तो हम भी ग्रीन इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप नहीं करेंगे, ऐसी प्रोसेसेस को डेवलप करेंगे जिससे कम से कम एमिशन हो। अगेन यहाँ पे भी वही बातें करी गई हैं, जैसे मेटलर्जी है। अब आपको जब भी कोई मिनरल किसी रिसाइकलिंग करनी है तो वहां पे तो मेटलर्जी लगानी पड़ेगी, थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो होएगा ही होगा। बट यहाँ पे क्या बोला है कि हम भी एसडीजीज को प्रमोट करना चाहते हैं, ग्रीन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। एंड जो चाइना की मोनोपोली है, खैर अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि डिक्लाइन हो रही है इफ कंपेयर टू जो बाकी के 20 साल निकल चुके हैं। नाउ रीजंस क्या क्या हैं, क्यों इतनी रेजिस्टेंस इन्होंने शो करी। तो नंबर 1, ब्रोकन प्रोमिस। जो प्रॉमिस चाइना ने अफ्रीका को करे, तो सबसे ज्यादा बुरा तो तभी लगता है ना जब आपसे कोई वादा तोड़ देता है। तो सेम यहाँ पे हुआ है अफ्रीका और चाइना के केस में। चाइना ने प्रॉमिस करे थे, जैसे हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया बना के, पता लगा वो बिल्डिंग टूट रही है बाद में, तो उससे भी तो भरोसा ही टूटा। तो प्रॉमिस ब्रोकन, पहला केस। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हुई थी। चाइना ने जब भी कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन करा होता है तो वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी जाती है कि हम क्या करेंगे, आपके कंट्री के अंदर क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे और आपके यूथ को सिखाएंगे किन जो मशीनरी अंदर लगी हुई है उसको यूज कैसे करना है। वो तो सिखाया ही नहीं, कुछ नहीं सिखाया। चाइना वाले अपने लेबर लेके आते हैं प्रॉपर, वो लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं। इनकी भी तो डेमोग्राफी इतनी ज्यादा है, ये बोलते हैं कि आपको चलो फॉरेन कंट्रीज में जॉब दिलवाते हैं, पैसा खूब आपको मिलेगा। तो कोई कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पे नहीं हुई, कोई स्किल अपलिफ्टमेंट यहाँ पे लोकल यूथ की नहीं देखी गई।
नेक्स्ट, अनफेयर एंड ओपेक डील्स। डील्स होती हैं बड़ी ही वेग रह जाती हैं। पहले तो बड़ी तारीफ करी कि बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी काम की बात करते हैं, पर उन एग्रीमेंट्स में वेगनेस बहुत ज्यादा होती है। इनडायरेक्ट वो होता नहीं है, कई बार थोड़ी बातें जोर से बोल दी, थोड़ी धीरे से बोली, वो धीरे वाली ज्यादा डेंजरस होती है। सेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी चाइनीज फॉर्म के एंड से ज्यादा आपको नहीं मिलती। देन स्पेसिफिक इंस्टांसेस ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या क्या एग्जांपल्स दिए गए हैं उनको वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1 केस डीआरसी का है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये आपको बड़ी सी कंट्री यहाँ पे मिलेगी, बहुत बार आपने इसको न्यूज में भी सुना है, जैसे रवांडा के साथ सुना था एक दिन, M23 रिबेलियन ग्रुप, तो उन्होंने भी यहाँ पे प्रॉब्लम। अगेन वो भी क्यों रिबेलियन ग्रुप बने हैं? मिनरल्स के पीछे। गोमा सिटी, बुकावू आपने पढ़ा था, तो अगेन मिनरल्स के पीछे ही फाइट है। डीआरसी का केस देखो, अब डीआरसी के अंदर आपको वर्ल्ड का 80% कोबाल्ट फॉर्मेशन मिलेगा, यहीं भी आपको कोबाल्ट मिलेगा, जिसमें से 80% की आउटपुट कौन लेके जा रहा था? चाइना ही लेके जा रहा था। तो सबसे बड़ा लॉस जितना है उतनी आउटपुट सारी किसको जा रही है? अगेन चाइना को जा रही है। नंबर 1 केस। तो यहाँ पे चाइना ने ही ये 80% आउटपुट को कंट्रोल करके रखा था। अब यहाँ पे ये जो डील साइन हुई थी, ये है साइकोमाइन। ये वाला भूल भी जाओगे तो इट्स ओके, इसी को बोलते हैं साइकोमाइन शॉर्ट में। ऊपर लिखा है साइनो। साइनो मतलब किसकी बात हुई? चाइना की बात हुई। और कॉन्ग्लोइज यानी कि डीआरसी की बात हुई है। दे माइन, दे का मतलब होता है द, फ्रेंच लैंग्वेज में आता है। देन उसके बाद चाइनीज फॉर्म्स को माइनिंग राइट्स इस डील के तहत दे दिए गए थे कि जितना भी कोबाल्ट है इसकी माइनिंग कौन करेगा? चाइना करेगा। इस डील के तहत, डील कौन सी थी? साइकोमाइन। और एक्सचेंज में क्या दिया जाएगा आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एज यूजुअल प्रॉमिस पीछे दिया हुआ था, वही चीज की बात करिए। मिनरल वेल्थ को तो एक्सट्रैक्ट कर लिया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे रिटर्न में नहीं मिला। ये डीआरसी का केस था। मेन मिनरल कौन सा था यहाँ पे? कोबाल्ट। कोबाल्ट के लिए कौन सी डील साइन हुई थी? साइकोमाइन। साइकोमाइन में क्या बोला था कि जो माइनिंग राइट है वो किसको जा रहे हैं? चाइना को जा रहे हैं। बाकी रिटर्न में क्या मिलेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं नहीं, वेजिटेशन भी है, वेजिटेशन भी है, सारा डिजर्ट नहीं है, वेजिटेशन भी है। अभी इन्होंने एक ग्रीन वॉल का प्रोजेक्ट भी चलाया था, उसमें डीआरसी को भी इंक्लूड करा हुआ है। उसको बाद में देखेंगे जब भी कोई ऐसा सीओपी से रिलेटेड आर्टिकल आता है आपका नवंबर मंथ में, उसमें देखेंगे इसको, वहां पे आते हैं ये वाले टारगेट्स। नाउ नेक्स्ट इज, इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि कॉन्गो अब सेल के लिए नहीं है, हमें भी अपने राइट्स चाहिए, जो आपने प्रोमिस करे थे वो तो टूट गए थे, इसी वजह से हम ग्लोबल पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ग्लोबल पार्टनर्स को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आओ, स्टेक लगे होते हैं, ज्वाइंट वेंचर जब भी होते हैं तो कुछ ना कुछ स्टेक्स होते हैं। पहले चाइना के थे 32%, अब डीआरसी ने डिमांड करा है कि, सॉरी, जो डीआरसी था उसके 32% थे, अब डिमांड करा हुआ है कि हमारे कितने होने चाहिए? 70%, क्योंकि रिजर्व किसकी कंट्री में है? डीआरसी की कंट्री में, मतलब डीआरसी में है, इसी वजह से। तो कॉन्गो की जो स्टेट ओन्ड माइनर्स हैं, जेका माइंस, उन्होंने ये ब्लॉक भी करा था, जो चाइनीज कंपनी को सेल करी जा रही थी कि यहाँ के आप मिनरल्स आराम से एक्सप्लॉइट कर सकते हो, उसको ब्लॉक करवाया था। ये लोकल कंपनी आ गई जो जेका माइन है, ये कॉन्गो की अपनी लोकल कंपनी है, स्टेट ओन्ड कंपनी है, सरकार के अंडर है। डीआरसी वाला केस क्लियर। तो यहाँ पे साइकोमाइन नाम की डील थी, जिसमें कोबाल्ट की माइनिंग राइट किसको दे दिए गए थे? चाइना को दे दिए थे, और रिटर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आना था। अभी डीआरसी की तरफ से एक डिमांड आती है कि जो 32% स्टेक आपने हमें दे रखे थे, अब हम चाहते हैं कि ये कितने इंक्रीज हो जाएं, अप टू 70%। और ये जो जेका माइन कंपनी है, ये डीआरसी की स्टेट ओन्ड कंपनी है। इन्होंने ब्लॉक भी करा था कि ये जो चाइनीज कंपनी को हम माइनिंग लीज पे देते जाते हैं, इसको रोक दिया जाए, तो सक्सेसफुली ये चीज रोकी गई थी। नाउ नेक्स्ट जो केस स्टडी है वो है नामीबिया की। नाउ नामीबिया आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसकी कैपिटल इज विंडहॉक। और नामीबिया आप पहले भी गए हो, उस दिन आपने डायमंड को एक्सप्लोर करा था, इसके मैरीटाइम रीजन पे आपको डायमंड की माइंस मिलेंगी। पर आज डायमंड की बात नहीं हुई है, आज बात हो रही है लिथियम की। अब देखो, नामीबिया में इंडिया का इंटरेस्ट इसी वजह से था, एक तो डायमंड और दूसरा क्या है यहाँ पे भी लिथियम, और अपने पास लिथियम के रिजर्व्स उतने नहीं प्रेजेंट है। खैर, जम्मू एंड कश्मीर वाला आई थिंक इशू अब आपको क्लियर है, वहां के हम यूज ही नहीं कर पाए थे, मल्टीपल रीजंस थे। उसके बाद अब यहाँ पे एक चाइनीज फॉर्म है जिसका नाम है जिन फैंग इन्वेस्टमेंट। ये भूल भी जाओ तो चलेगा, बस चाइना याद रख लेना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, नामीबियन लिथियम माइन को अटेन करने के लिए वहां के लोकल्स को दे दी ब्राइब। मतलब लोकल भी क्या ही थे, लोकल गवर्नमेंट के ही पार्ट थे, ऑफिशियल्स ही थे, उनको ब्राइब प्रोवाइड कर दिया और उस एरिया को लीज पे ले लिया कि यहाँ की माइनिंग कौन करेगा? हम करेंगे। अब यहाँ पे जब ब्राइब का केस आ गया, करप्शन आ चुकी है, तो आपको लगता है इन रिटर्न कुछ जाना था? यहाँ पे कुछ नहीं जाता है, फिर पूरा कंट्रोल किसका आ जाता है? चाइना का। तो यहाँ पे भी लोगों के बीच में एजिटेशन आती है कि ऐसे ऑफिशियल्स को भी किसने राइट दिया है कि आपने एकदम से लिथियम माइंस को किसी दूसरी कंट्री के पास सौंप दी है।
नेक्स्ट जो केस आता है वो है जिम्बाब्वे, कैपिटल आ जाएगी हरारे। 2023 में यहाँ पे भी देख लो, कोबाल्ट था यहाँ पे, आई थिंक कोबाल्ट ही है ना, कोबाल्ट लिखा हुआ है, जिम्बाब्वे, यहाँ पे भी कोबाल्ट आ गया। तो डीआरसी का भी कोबाल्ट का केस था, जिम्बाब्वे का भी कोबाल्ट का ही केस है, एंड नामीबिया का किसका था, लिथियम वाला केस था। तो यहाँ पे भी अगेन चाइना की ही एक और फॉर्म थी, $300 मिलियन इन्होंने इन्वेस्ट करे थे इस एरिया को एक्वायर करने के लिए। अगेन एग्रीमेंट सेम ही था, मॉडल सेम ही रहेगा, रिटर्न में क्या मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये जो एप्लीकेशन थी, यहाँ पे लोकल्स ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करा था। क्यों? क्योंकि एक नेशनल पार्क यहाँ पे आता है, हवांग नेशनल पार्क, और यहाँ पे कोल के डिपॉजिट्स भी हैं। अब आप लोकल एरिया को इम्पैक्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली लोगों में आउटरीच यहाँ पे भी आना था। तो इस चीज को भी नेगेटिव तरीके से दबाया गया था। बाकी 2022 में जिम्बाब्वे ने जो एक्सपोर्ट था अनप्रोसेस लिथियम का, अगेन अनप्रोसेस, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड यहाँ पे इमर्ज करती है कि हमारी कंट्री में होनी चाहिए थी, उसके ऊपर रोक लगा दी कि लोकल प्रोसेसिंग यूनिट बननी चाहिए ताकि हमारे यूथ को भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जा सके। नेक्स्ट कंट्री आती है जाम्बिया, ये वाला पार्ट आ गया, कैपिटल इज लुसाका। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक रिवर है काफुए रिवर जाम्बिया के अंदर, इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है। हुआ क्या, एक कंपनी लगी हुई थी जिसमें से एक्सट्रैक्शन हो रही थी अगेन कॉपर की, कॉपर माइंस थी वहां पे। तो जब भी मेटलर्जी करी जाती है तो आपने एक फॉर्म पढ़ी थी हाइड्रोमेटलर्जी, है ना। हाइड्रो में दो चीजें थी, या तो वाटर हो सकता है या फिर केमिकल हो सकता है। यहाँ पे केमिकल जो था वो एसिड था, अब वो लीकेज करती है और वो सारा का सारी किसमें चला गया, काफुए रिवर की ट्रिब्यूटरी के अंदर। और लोगों के लिए वो वाटर का मेन सोर्स हुआ करता था, तो उनके लिए तो वो जो लिविंग लाइफ लाइन थी वही पूरी डैमेज कर जाती है। तो यहाँ पे भी चाइना को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। नेक्स्ट केस आता है कैमरून का, कैमरून की कैपिटल आ जाएगी याओंडे। ये बिल्कुल आपको इस पार्ट पे मिलेगी, नाइजीरिया के ईस्टर्न साइड पे। आज मैं आपको बॉर्डरिंग कंट्री नहीं लर्न करवा रही, पहले कंट्रीज ही देख लो क्योंकि आज ज्यादा कंट्रीज है। तो यहाँ पे भी अगेन आयरन ओर प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हुआ था, तो इसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस शो करी थी हमारी लोकल कम्युनिटीज जो कैमरून की बिलोंग करती है, क्योंकि उनसे बिना कंसल्ट करे ही ये लीज पे दे दिया गया था एरिया। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा एजिटेशन देखने को मिली। अब बोलते हैं कि ये जो अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ से एजिटेशन शो हो रही है, ये एक तरह से इनका सेकंड इंडिपेंडेंस माना जाएगा अगर ये इसको अचीव करने में फुलफिल होते हैं। अगेन बीच में से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कोई करप्शन नहीं करती, ब्राइबरी नहीं लेती हैं फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, तो उस केस में ये स्मूथ फंक्शन कर सकता है और इनको भी ग्रो करने का मौका मिल सकता है। जो इनका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हेल्थ केयर सेक्टर देख लो, एजुकेशन सेक्टर देख लो, जो वीक रहा है वो भी अपलिफ्ट कर सकता है। पर शर्त वही है अगेन, जो बीच में गड़बड़े होती हैं वो ना हुई तो। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है जो आप इस क्वेश्चन के इस टॉपिक के ऊपर लिख सकते हो, सप्लाई चेन के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है।